हाँ तो बच्चों, आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, ये 9th क्लास का 6th चैप्टर है। क्या है 6th चैप्टर? लाइंस और एंगल्स। ठीक है ना, आज हम लोग लाइंस और एंगल्स शुरू करने जा रहे हैं। ये हम लोग का पहला लेक्चर है। तो देखिए, लाइंस और एंगल्स में पहले हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा लाइंस, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है लाइंस में। आइए शुरू करते हैं, पहले हम लोग लाइंस देखते हैं, लाइन क्या होती है। ठीक है ना, तो देखिए लिखा है लाइन। ए लाइन हैज लेंथ बट इट हैज नो विड्थ। मतलब ये कह रहा है लाइन क्या होती है। देखिए लाइन में क्या है, जैसे ये एक लाइन हम लोगों ने खींच दिया है, ये लाइन, इसमें क्या है कि इसकी लेंथ तो है, ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, देखिए ये लेंथ है, लेकिन इसकी विड्थ नहीं है। विड्थ मतलब जैसे ये लेंथ और ये विड्थ, तो लेंथ है लेकिन विड्थ नहीं है। ठीक है ना, तो इसको लाइन कहते हैं। जिसमें लेंथ हो लेकिन अगर उसमें विड्थ ना हो, लंबाई हो, उसकी चौड़ाई ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। ठीक है ना। और एक चीज और देखिए, लाइन क्या है कि लाइन को हम लोग इनफाइनाइटली तक आगे बढ़ा सकते हैं दोनों ओर। ठीक है ना, जैसे अगर ये लाइन है ये, तो ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट तक इस तरीके से आगे चलती चली जाएगी, ये इसी तरीके से ये भी आगे चलती चली जाएगी इनफाइनाइट तक। तो ये जो इनफाइनाइट तक दोनों तरफ अगर बढ़ा सकते हैं, उसी को लाइन कहते हैं ना। जो इसका एंड नहीं है, मतलब दोनों तरफ सीधी खींची जा सकती है लाइन। ठीक है ना, उसी को लाइन कहते हैं। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे डिनोट करते हैं, ये देखो डिनोट ऐसे करते हैं, ए बी और ऊपर इस तरीके से एक सिंबल बना देंगे लाइन का। ठीक है, दोनों तरफ एरो इस तरीके से कर देंगे ना, तो इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना, डिनोट इस तरीके से करते हैं, ए बी लाइन। ये जो लाइन होगी ये ए बी लाइन, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों तरफ से इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाएंगी, यही हम लोग की लाइन होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइन क्या है। दोनों तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाए, और एक तरीके से देखिए ये पॉइंट से मिलकर बनी होती है। जैसे एक पॉइंट है ना, फिर पॉइंट 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 को जोड़ते जाओ, पॉइंट पॉइंट को इसे जोड़ते जाओ, तो ये लाइन पूरी इस तरीके से बनती चली जाएगी ना। एक तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं, पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के लाइन बनती चली जाती है। ठीक है ना, तो लाइन की लेंथ होती है लेकिन उसकी विड्थ नहीं होती, विड्थ नहीं होती। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है रेज। देखिए रे क्या होता है, रे क्या है? देखिए ए रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। जो रे है ना, वो भी एक लाइन का पार्ट ही है, लाइन का पार्ट ही है। विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है या फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है ना, रे जैसे देखिए इसका एग्जांपल से टॉर्च है ना, टॉर्च का एक फिक्स पॉइंट है, लेकिन जो जिससे निकलती है ना वो रेज ही कहलाती है ना, रेज निकल रही है, और वो इनफाइनाइट तक आगे तक चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सोर्स उसका एक तरफ फिक्स पॉइंट है ना, वहां से निकल रही है। तो ये टॉर्च जैसे हो सकता है ना। तो ये देखिए जैसे ये है, ये रेज है, ये भी एक लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक तरफ को फिक्स कर दिया गया, यहां से फिक्स कर दिया और आगे बढ़ती चली जा रही, और दूसरा पॉइंट जो होगा वो इनफाइनाइट तक जाएगा। एक तरफ फिक्स हो जाएगा, दूसरा इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? रे कहेंगे। ये भी एक तरीके से लाइन का ही पार्ट है। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? ये इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए ए बी, और ये देखिए इसके ऊपर ये सिंबल लगेगा, एक तरफ फिक्स और दूसरी तरफ इनफाइनाइट तक इस तरीके से जाएगी, इस तरीके एरो कर देंगे। तो इसको जब इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हो जाएगा रे कहलाएगी ना। ये ए बी रे हो जाएगी, और ये ए बी दोनों तरफ एरो बने तो क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए एक आगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये भी एक तरीके से लाइन का ही पार्ट होता है। ठीक है ना, बस इसमें क्या दो फिक्स पॉइंट हो जाते हैं, उसका एक फिक्स लेंथ हो जाती है, फिक्स लेंथ हो जाती है। इसमें देखिए कोई फिक्स लेंथ नहीं है, इनफाइनाइट तक इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है ना, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। इसमें क्या होगा, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद बोथ एंड फिक्स्ड। जिसके दो एंड होते हैं वो दोनों फिक्स्ड होते हैं। अब जैसे ये है, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर एंड हो गया, तो इसकी कुछ ना कुछ इसकी लेंथ आ गई, एक फिक्स लेंथ होती है ना। तो मेन हम लोग को स्टडी है लाइन सेगमेंट के ही पूरी स्टडी होती है। ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल, जैसे ये लाइन हम लोग ने खींची, ये लाइन खींच रही और ये इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन अगर इसके हम लोग ने दो फिक्स पॉइंट कर दिए, ये मान लीजिए P और Q, तो ये P Q है ना, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन का ही कोई भाग हो गया। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट हो गया, तो ये PQ क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो जाएगा। यहां से यहां तक इसकी कोई ना कोई फिक्स लेंथ आ गई है, यहां तक कोई फिक्स लेंथ हो, तो जिसकी फिक्स लेंथ हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? लाइन सेगमेंट हो जाता है। ठीक है ना, और जो इनफाइनाइट तक चली जाती है वो लाइन हो जाती है, और जिसका एक पॉइंट सिर्फ फिक्स हो तो वो क्या कहलाएगा? रेस कहलाएगा, और दूसरा इनफाइनाइट तक चला जाए तो वो रेस हो जाता है, और जिसका दोनों पॉइंट फिक्स हो
किसी लाइन में अगर दो फिक्स पॉइंट मिल जाएं, जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ आ जाए, लिमिटेड लेंथ हो जाए, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है ना, स्केल कर सकते हैं जिसको, तो वो क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट। तो हम लोग एक तरीके से पूरी स्टडी लाइन सेगमेंट पर ही आधारित होती है हम लोग की, ठीक है ना, मेन हम लोग को लाइन सेगमेंट पर ही आधारित होती है। आइए कुछ पॉइंट और हम लोग देखते हैं। हाँ, तो अगला पॉइंट देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें लिखा है इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं कि अगर कोई एक लाइन है, लाइन पर अगर तीनों पॉइंट आए तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, या ये कोई भी 3 पॉइंट हैं इस तरीके से और उससे लाइन पास कर जाए, उससे एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन पास कर जाए, तो भी ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, ये कोलिनियर पॉइंट ही कहलाएंगे, ठीक है ना। इफ 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन, कोई भी लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी मतलब 3 से ज्यादा पॉइंट भी अगर किसी लाइन पर ही लाई करें, एक लाइन पर ही लाई करें, उसी लाइन पर हों, तो ये तीनों या चारों जितने पॉइंट होंगे ये सब क्या होंगे, ये सब कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। अगर ये तीनों पॉइंट एक पे नहीं लाई कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, तो वो कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है ना। हाँ, और जैसे अब देखिए अगर इस तरीके से है कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, अब देखिए इससे अगर बनाएंगे ना तो इस तरीके से होगी, तो ये देखिए ये कोलिनियर नहीं है, ये 3 पॉइंट एक ही सीध पे नहीं आ रहे, एक ही लाइन, यहां पर एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, 2 लाइनें हो गई यहां पर ना, तो ये कोलिनियर नहीं होगी। एक ही लाइन पर तीनों अगर पॉइंट आ जाते हैं तो वही कोलिनियर पॉइंट कहलाता है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। आइए कुछ पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड, आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। हाँ, तो आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इसी से अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। आइए देखते हैं क्या पॉइंट्स कह रहा है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनिट लेंथ बट ए रेज एंड अ लाइन हैव इनडेफिनिट लेंथ। साफ साफ कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट होता है, अभी जो उन्होंने पढ़ा लाइन सेगमेंट, जैसे कि ये देखिए कोई भी लाइन इस तरीके से जा रहा है ना, ये लाइन है, ये लाइन है, और इसका देखिए ये जो पार्ट हुआ, कोई उसका पार्ट जो हो गया, दोनों पॉइंट फिक्स हैं, ये एल मान लीजिए इसकी लेंथ है, तो कह रहा है लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनिट लेंथ। इसकी देखिए डेफिनिट लेंथ है, ये जो ए बी अगर ये है ना, ये दोनों इसके फिक्स पॉइंट है अगर, तो इसकी एक डेफिनिट लेंथ होगी, ठीक है ना, इसकी डेफिनिट लेंथ होगी ना, और मान लीजिए कोई एल लेंथ है ना, तो इसकी डेफिनिट लेंथ होगी। ए लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनिट लेंथ, ये जो होगा ये ए बी ए लाइन सेगमेंट होगा ना, इसकी एक डेफिनिट लेंथ होगी। कह रहा बट ए रेज एंड ए लाइन हैव इनडेफिनिट लेंथ। अब ये देखिए ये जो पूरी है, ये जो जा रही है, ये पूरी लाइन है ना, इसकी कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होगी, ये इनफाइनाइटली दोनों तरफ बढ़ती चली जाएंगी, यही अभी बताया था, वही चीज में बता रहा है। और रेस की भी इसी तरीके, रेस मान लिया जाए एक फिक्स पॉइंट अगर है, ये रेस की भी एक कोई भी डिफिनिट लेंथ नहीं होगी, क्यों, दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइट तक जा सकती है ना, इनफाइनाइट आगे तक बढ़ती चली जाएगी। एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन दूसरा पॉइंट उसका फिक्स नहीं है। तो लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है, लेकिन रेज और लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, यही आपको पहला पॉइंट में बताया गया है। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि देयर 3 और मोर लाइन्स आर सेट टू बी कॉन्करेंट इफ ऑल ऑफ देम इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। मतलब ये कह रहा है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस, मतलब 3 या 3 मोर देन 3 लाइंस, जैसे मान लीजिए ये लाइन, फिर एक ये लाइन आई और एक ये लाइन आई, और ये तीनों लाइन या इस जो सारी लाइनें हैं ये ऐसे करके ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ये लाइंस हैं, ये आया, ये ऐसे निकल गई, सब लाइंस हैं, इधर से आई, इधर से निकल गई, ठीक है ना, ये यहाँ से आई, ये इधर से आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे, ये सारी लाइनें, कई लाइनें आ रही हैं और वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए कई ऐसे ऐसे करके लाइनें हैं, वो जाके किसी एक पॉइंट पर ही आके इंटरसेक्ट करें अगर, तो क्या कराएंगे, सारी लाइनें क्या कहेंगी, कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगे, ठीक है ना, कॉन्करेंट कहलाएंगे, ये सब कॉन्करेंट कराएंगे, क्योंकि सारी लाइन आके क्या हो रही है, वो एक पॉइंट पर आ रही हैं, मतलब एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पर आके मिल रही हैं, ठीक है ना। ये लाइन यहां से चली, ये ऐसे चली, ये ऐसे चली, ये ऐसे चली, इसी पॉइंट पर आके मिल रही हैं। जब एक ही पॉइंट पर आके मिलती हैं, ठीक है ना, या एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं, तो क्या कहलाते हैं, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है ना, ये कॉन्करेंट कहलाएंगी। तो ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इफ देयर आर 2 points given then only a single line passes through them।
मतलब ये कह रहा है कि अगर सिर्फ 2 पॉइंट आपको दिए गए, एक ये पॉइंट दे दिया गया और एक ये पॉइंट दे दिया गया, तो इससे सिर्फ एक ही लाइन बनाई जा सकती है, ठीक है ना। इससे एक ही लाइन होकर गुजरेगी, इसके अलावा कोई लाइन इससे होकर गुजर नहीं सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा इस पॉइंट और इस पॉइंट से होते हुए सिर्फ एक ही लाइन निकल सकती, बन सकती है, वही चीज में बता रहा है। उसी से कोई भी अगर एक पॉइंट, जैसे एक ये पॉइंट दे दिया और एक ये पॉइंट, इन पॉइंटों से होकर जाने वाली अगर कोई भी लाइन होगी तो एक ही लाइन हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाइन हो सकती है। वो ये इस पॉइंट में कह रहा है। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। देखिए ये कह रहा है अगर एक कोई पॉइंट दिया है, सिर्फ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट, अभी इसमें 2 पॉइंट थे, इसमें एक सिंगल पॉइंट, ये वाले लास्ट वाले में कह रहा है एक सिंगल पॉइंट दे दिया गया है। अब इससे कह रहा है कि इससे इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास होके जा सकती हैं। कैसे? देखो, इधर से ये इस तरीके से इनफाइनाइट मैनी लाइंस एक पॉइंट से बहुत सी लाइनें होकर जा सकती है, ठीक है ना। तो ये लास्ट पॉइंट ये कह रहा था कि अगर एक पॉइंट अगर दिया हो तो उससे इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जो होंगी उससे होकर पास हो सकती हैं, है ना। तो बस यही इसमें लास्ट पॉइंट कह रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हमने सोचा आपको बता दें कि क्या होते हैं ना। आइए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक जो इसमें लाइंस के बारे में तो इतना ही है, उसके बाद अब आए एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में आइए जानते, ठीक है ना। आइए देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एंगल क्या होता है, जैसे लिखा हुआ आपके सामने कि व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब 2 रेज, अभी देखिए रे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब 2 रेज एक ही एंड पॉइंट से निकले, ठीक है ना। जैसे ये कह रहा है कि एंड पॉइंट, एक उस रेज का एक एंड पॉइंट होता है ना, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट होता है ना। तो रेज अगर ये एक ही एंड पॉइंट से निकले, ये एक रेज ये जा रही है और एक रेज ये जा रही है, ठीक है ना, ये दोनों रेज ना, तो जब एक ही एंड पॉइंट से अगर रेज निकलती है, 2 रेज जब निकलती हैं एक ही एंड पॉइंट से, तो क्या एक एंगल फॉर्म करती हैं। ये एंगल क्या है? ये इन दोनों के बीच की ये गैप, यही एंगल कहलाता है। यहां पर देखिए, ये एक रे है AC और एक AB, ये 2 रेज हैं और वो उसका एक ये फिक्स पॉइंट, दोनों फिक्स पॉइंट कॉमन फिक्स पॉइंट आ गया, ठीक है ना। इन दोनों का फिक्स पॉइंट जो है वो कॉमन है, वो दोनों का एंड पॉइंट है ना वो सेम ही है। इसी एंड पॉइंट से अगर वो निकल रही हैं 2 रेज, तो उसके जो ये बीच का ये भाग ये जो होता है, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं ना, इसको हम लोग एंगल कहेंगे। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? एंगल, अगर ये एंगल दिखाना तो हम लोग लिखेंगे, ये साइन लगाएंगे, ये एंगल BAC, या फिर इसी को लिख सकते हैं CAB, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। इस एंगल का मेजरमेंट अगर हम लोग निकाले तो ये तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी में देखिए 2 एंगल निकलना है, एक तो ये अंदर का एंगल हो गया और एक बाहर का भी एंगल है, ये भी एक एंगल है, ठीक है ना। तो ये जो अंदर वाला भाग है इसको कहेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है ना। ये अंदर का भाग जो भी अंदर वाला होगा ना, ये इंटीरियर, इसको एक्यूट एक तरीके से एंगल होगा, अभी हम बताएंगे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं। तो ये जो अंदर वाला होगा ये इंटीरियर भाग हो गया, ठीक है ना, इंटीरियर। और ये जो बाहर वाला हो गया ये हो गया एक्सटीरियर, ठीक है ना। ये BAC जो अंदर वाला पार्ट हो गया ये इंटीरियर ऑफ एंगल हो गया, और ये जो बाहर उसके जो इस तरीके से ये जो बाहर वाला पार्ट जो भी है ये एक्सटीरियर ऑफ एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। और देखिए इसमें एक चीज और देखिए इसमें और क्या कह रहा है, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल। मतलब ये कह रहा है जो ये रेज है ना, ये जो रेज जो हम लोग को एंगल बना रही है, ये रेज, इनको हम लोग क्या कहेंगे? आर्म्स कहेंगे, एंगल की आर्म्स कहेंगे, ठीक है ना। इनको आर्म्स ऑफ एंगल कहेंगे। ये AB आर्म हो गई, ये AC आर्म हो गई, ठीक है ना। इनको आर्म्स ऑफ एंगल कहेंगे। और क्या कह रहा है? एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो ये इसका एंड पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है ना। ये वर्टेक्स ऑफ एंगल कहलाएगा, ये वर्टेक्स होगा। और ये जो होंगे ये आर्म, ठीक है ना, ये आर्म्स हो गए, वो ये हो गए वर्टेक्स, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, आइए ध्यान दीजिए। हाँ, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ एंगल हैं। देखिए पहला एंगल कह रहा है कि एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या एंगल होता है, कौन सा एंगल कहलाता है? जब कोई भी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा हो। ये जो एंगल हो, जैसे BAC एंगल आएगा, जो थीटा हमने लिख रखा है, ये जब भी
0 से तो बड़ा हो और 90 से कम हो, ठीक है ना। मतलब जीरो क्या हुआ, जब ये दोनों रेज एक ही के ऊपर एक आ जाएंगी, ठीक है, उनके बीच में कोई भी रेज मतलब कोई भी एंगल ना बनना हो तो वो जीरो एंगल है। और जब जीरो एंगल से बढ़ के वो 90 से कम आ जाए, ठीक है, 0 से बड़ा हो जाए और 90 से कम आ जाए, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो हो जाएगा ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड है राइट एंगल। जब एंगल जो एंगल होगा वो थीटा वो 90 डिग्री पर हो जाए, जब ये 90 डिग्री इसका मान आ जाए, इसकी वैल्यू 90 आ जाए एंगल का, तो क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएंगे इसको, ठीक है ना, ये राइट एंगल कहलाएगा। अब थर्ड देखिए क्या कह रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, जब देखिए जब एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। जब ये जो थीटा आएगा ये 90 से बड़ा हो जाए और 180 से कम आ जाए मेजरमेंट, तब ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ वाला क्या कह रहा है, जब एंगल का मान जो हो जाए वो 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री देखिए एक रेज यहां से निकल रही है AB और एक ये AC, ये दोनों सीधी लाइन में आ जाएंगी, ठीक है ना, वो दोनों अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के और एक सीधी लाइन बना देंगी। जब भी लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाए, ये समझ लीजिए जब भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो ये 180 डिग्री बनाएंगी और इस एंगल को क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। देखिए इस एंगल को स्ट्रेट एंगल कहेंगे। जब 180 डिग्री अगर बना रही होंगी तो वो एक तरीके से स्ट्रेट एंगल हो जाएंगे, दोनों जो रेज हो जाएंगी वो वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है ना, अपोजिट हो जाएंगे एक तरीके से एक दूसरे के, हॉरिजॉन्टल में एक तरीके से आ जाएंगी, हॉरिजॉन्टली आ जाएंगी, ठीक ना, एकदम इस तरीके से आ जाएंगी। तो ये क्या कहेंगे, 180 डिग्री एंगल होगा और ये ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक ना, ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अब देखिए जब 180 डिग्री से बड़ा हो, ज्यादा हो और 360 से कम हो, ये देखिए ये स्ट्रेट आ रहा था ना, इससे जब ये 180 से बढ़ के और 360 से कम हो जाए तो क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल इसको कहेंगे, ठीक है ना, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर लिखना चाहिए APSC, तो ये रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया, 180 से बड़ा और 360 से कम। अब ये है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब देखिए एक रेस यहां से, ये एक रेस है यहां से, ठीक है ना, ये चली अब बढ़ती पूरा कंप्लीट कर लिया एक चक्कर इसने, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके फिर इसी के ऊपर आ जाए तो क्या कहलाएगा, ये फिर इसी पर ही दूसरी रेस भी आ जाए, तो ये A B और ये C दोनों एक ही पर आ जाए तो ये पूरा एंगल 360 हो जाएगा, तो इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। अच्छा जीरो एंगल भी हो जाएगा, लेकिन जीरो पूरा चक्कर नहीं लगा रहा, ये यहां से उठा ही नहीं, जीरो का मतलब यहां से ये बढ़ा ही नहीं, कुछ आगे ही नहीं बढ़ा, वहीं पर ही है एक दूसरे पर, तब वो जीरो होगा। लेकिन जब ये यहां से चल के पूरा एक राउंड लगा के फिर वहीं पर आ जाए तो क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट एंगल होगा। तो इस तरीके से आपने कुछ एंगल्स देखे जिसके टाइप्स आपको ये नोट कर लीजिए, समझ भी आ गए होंगे, ठीक है ना। आइए कुछ और एंगल्स के बारे में देखते हैं, देखें और कुछ एंगल्स हैं, आइए ध्यान दीजिए। हाँ तो कुछ और एंगल्स के बारे में जानते हैं, देखिए आइए देखते हैं। जैसे लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखिए इसमें लिखा है टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ दियर मेजर इज 90 डिग्री। मतलब कह रहा है दो एंगल, इसमें दो एंगल ही लिए जाएंगे, ठीक है, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे जब उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। जैसे कि अगर एक एंगल ये है, ये दे दिया गया आपको 30 डिग्री, ठीक है ना, और एक और एंगल आपको है ये दे दिया गया ये 60 डिग्री, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है ना। इनका देखिए सम क्या हो जाएगा, 30 प्लस 60, ये क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। ये 30 ये 60 तो क्या कहलाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अच्छा इसी में अगर इस तरीके से दिया हो कि ये जैसे ये है, ठीक है ना, एक यहां से ऐसे एंगल दे दिया गया है, तो एक ये एंगल और इन ये दोनों एंगल, ये अल्फा और ये बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है ना। अल्फा और बीटा 90 डिग्री अगर हो जाए, एक तरीके से देखिए 90 डिग्री हो रहा है, मान लीजिए 90 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा का 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। या अगर इसी में देखो क्वेश्चन पूछ देगा, अगर अल्फा बराबर
50 डिग्री है और आपसे कह रहा है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक पार्ट अल्फा अगर 50 है तो बीटा क्या होगा। अगर अल्फा 50 है तो बीटा क्या होगा, इन दोनों को 90 के इक्वल कर देंगे तो बीटा क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा ना। तो आपको समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुए। हाँ, तो आइए इसी तरीके से अगला देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे इफ द सम ऑफ दियर मेजर इज 180, अगर इन दोनों के सम जो हो जाए वो 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, 180 डिग्री अभी हम लोगों ने बताया स्ट्रेट लाइन एक बनता है ना, जैसे अगर एक इस तरीके से दे दिया जाए ये, ठीक है ना, और यहां से एक और ये एंगल निकल आए, तो ये अगर अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, अगर इस जगह से ये अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू 180 डिग्री के अगर बराबर हो जाए तो ये क्या, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है ना, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री अगर आ जाता है तो क्या कहलाते हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो बस यही कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर दो एंगल्स का सम अगर आ जाए उनको ऐड करेंगे अगर वो 180 डिग्री हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो यही सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आइए कुछ और एंगल्स के बारे में देखते हैं। हाँ, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए एडजेसेंट एंगल लिखा है टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, देखिए कोई भी दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, ठीक है, उसके लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए। देखिए वो तीनों कंडीशन ये लिखी हुई हैं, जब ये तीन कंडीशन फॉलो करेंगे तब हम लोग कहेंगे ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल हैं। तो पहली देखिए कंडीशन कह रहा है दे हैव द सेम वर्टेक्स, इनके सेम वर्टेक्स होना चाहिए। देखिए वर्टेक्स क्या है, ये वर्टेक्स देखिए इनके सेम ही वर्टेक्स है ना, एक ही पॉइंट है ना, सेम वर्टेक्स है। दे हैव ए कॉमन आर्म, इनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है, इनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो देखिए एक कॉमन आर्म, ये देखिए ये एक कॉमन आर्म है, ठीक है ना, ये एक कॉमन आर्म है, ठीक है। और कह रहा है दियर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन दियर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और जो इसकी नॉन कॉमन आर्म होगी वो जो कॉमन आर्म के अगर इधर उधर होगी, अपोजिट साइड में होगी ना, आइदर साइड में होगी, ठीक है। जैसे ये कॉमन आर्म है तो इसके एक तरफ ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है ना, ये नॉन कॉमन आर्म है, तो इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में ये नॉन कॉमन आर्म होंगी। तो ये जो एंगल ये दोनों बनाएंगे ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो इसमें जो देखिए ये ए ओ बी और ये ओ बी ओ सी, ए ओ बी ओ सी, ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है ना। फिर से समझिए क्या कह रहा है, एडजेसेंट एंगल के लिए ये दोनों जब एडजेसेंट एंगल तब कहलाएंगे जब इसकी एक ही वर्टेक्स हो। देखिए एक ही वर्टेक्स है, ये इसी से ही देखिए निकल रही है, देखिए कॉमन वर्टेक्स है ना, कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। कॉमन आर्म देखिए ये जो आर्म है ये कॉमन आर्म है ना, ये दोनों में ये आर्म है, ये इस एंगल देखिए ये एंगल निकाले ना, ये एंगल में ये एक कॉमन आर्म है, एक ये एंगल बनना है, इसकी भी एक कॉमन आर्म यही आ रही ना, ये एक आर्म जो है वो कॉमन, इन दोनों एंगलों में ये कॉमन आर्म आ रही ना, ये कॉमन है तो ये कॉमन आर्म हो गई। और देखिए जो नॉन कॉमन आर्म है, देखिए इसकी एक अलग ये आर्म है और इसकी एक अलग ये आर्म है, ये एक अलग रेस है, ये एक अलग रेस। जो नॉन कॉमन आर्म हो जाएंगी ये दोनों में कॉमन नहीं है, इस एंगल और इस एंगल में कॉमन नहीं है ये आर्म, तो वो क्या होनी चाहिए, ये इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होनी चाहिए, आइदर साइड में होनी चाहिए, दोनों इधर उधर साइड में होनी चाहिए। जब इस तरीके का कंडीशन फॉलो करेगी तो क्या कहलाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो दोनों बने, ये ए ओ बी और ये सी ओ बी, ये थीटा मान लीजिए और ये बीटा मान लीजिए, ये जो थीटा ये बीटा बने, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। समझ में आ गया ना, आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है ना, ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। अब इसी से ही मिलता जुलता एक और है, उसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है ना। पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल मतलब दो एंगल एक साथ आए तो ये भी पेयर ऑफ एंगल है, पेयर ऑफ एंगल हुआ ना। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या हुआ, देखिए टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल, देखो एडजेसेंट एंगल एकदम साथ साथ में ही आएंगे, एक दूसरे के अगल बगल में ही आएंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। देखिए ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल में ही आ रहा है एडजेसेंट एंगल। टू एडजेसेंट एंगल्स आर
सेट टू बी फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल के फॉर्म में कब हो जाएंगे, कब हम लोग कहेंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, जब इफ दियर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज। कह रहा है कि जब इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है, ये है ना नॉन कॉमन आर्म, ये नॉन कॉमन आर्म जब अपोजिट हो जाए एक दूसरे के, एकदम जस्ट अपोजिट हो जाए, जस्ट अपोजिट रेज एकदम बना दें, इस तरीके से बना दें, एक स्ट्रेट लाइन बना दें, तब क्या कहलाएगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा। देखिए यही तो, ये नॉन कॉमन आर्म है और एक ये नॉन कॉमन आर्म है, ये देखिए एक पूरी स्ट्रेट लाइन बना रही है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, देखिए ये इसके एकदम अपोजिट में है। तो ये जो एंगल बनेगा ए ओ बी, ये जैसे मान लीजिए थीटा और ये बीटा, ये जो एंगल बनेगा इसमें देखिए ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये दो एडजेसेंट एंगल जो होंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल को ऐड करने पर ये 180 डिग्री आएगा हमेशा। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या हुए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में बस वो दो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम करने पर 180 डिग्री अगर बनना हो तो वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसी से ही रिलेटेड दो एक्सियम है। एक्सियम मतलब क्या होता है, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। वो क्या है ट्रूथ, उनके बारे में आइए देखते हैं। एक्सियम का मतलब ही हो जाता है उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रूथ है। क्या ट्रूथ है मतलब उसके बारे में आइए देखते हैं। आइए देखते हैं एक्सियम क्या है इसकी दो। हाँ तो देखिए दो एक्सियम क्या होंगी। अभी हम लोगों ने देखा एडजेसेंट एंगल के बारे में और लीनियर पेयर ऑफ एंगल था, उससे रिलेटेड दो एक्सियम है। एक्सियम का मतलब होता है फैक्ट, ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती, ये प्रूवन होती है, ये फैक्ट है। ठीक है ना, ये परमानेंटली ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसी को हम लोग एक्सियम कह देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम क्या कह रहा है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक है, एक रे, देखिए ये एक रे है OC, ये एक रे है, वो एक लाइन, देखिए ए बी पूरी एक लाइन है, एक तरीके से लाइन, या दो रेज मान लीजिए, यहां से ये दो रेज हैं। अगर एक रेज दो लाइन पर खड़ी है या किसी तरीके से इस तरीके से खड़ी है, स्टैंड है, इस तरीके से पड़ी है या जैसे भी हो, अगर एक लाइन पर एक रेज स्टैंड कर रही है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये कह रहा है कि इससे जो फॉर्म होगा एडजेसेंट एंगल, देखिए एक ये एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री होगा। तो कहेंगे अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, बस ये यही कह रहा है। अगर कोई भी एक रेज किसी लाइन पर स्टैंड कर रही है तो उससे जो बनने वाला एडजेसेंट एंगल होगा AOC COB, इनका जो सम आएगा हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है ना, बस यही ये कहना चाह रहा है, यही एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये फैक्ट है, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड एक्सियम क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, सेम इसी का उल्टा है। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम, जैसे ये एक एडजेसेंट एंगल और एक ये एडजेसेंट एंगल है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री अगर आ गया, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ गया, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगी, एक ये नॉन कॉमन आर्म है और एक ये नॉन कॉमन आर्म है, ये क्या बनाएंगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बना देंगी, ये एक लाइन बनाएंगी, यही कह रहा है। ठीक है ना। पहले में कह रहा है कि अगर लाइन है उस पर कोई एक रेस खड़ी है, कोई लाइन पर अगर रेस है स्टैंड कर रही है, तो उनके बीच जो उनका एडजेसेंट एंगल का सम निकल के आएगा वो 180 डिग्री होगा। और अगर उसी का उल्टा, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा हो, तो जो रेस जो अपोजिट आर्म होंगी, जो उनकी जो आर्म होंगी, जो नॉन कॉमन आर्म होंगी, जो नॉन कॉमन आर्म होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगी। ठीक है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट में होगी, ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है। ठीक है ना। तो वही चीज हम लोगों ने बता दिया कि इससे ये निकल के आता है, ये ट्रूथ निकल के आता है, ये फैक्ट, ये एक्सियम इसकी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला लेक्चर था। अब देखते हैं और जो कुछ भी लाइंस एंड एंगल्स में कुछ जो बचा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस यही समाप्त करते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।